नमस्कार। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरणों के चुनाव हो रहे हैं। पूरे भारत में भी दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक आदमी ये सोच रहा है कि वोट किसे दें। दो बड़ी पार्टियां इस वक्त मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है और अब फिर मैदान में उतरी है, और उसके साथ साथ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है। बहुत सी पार्टी साथ मिली हुई है, तो एनडीए में भी बहुत सी पार्टी मिली हुई है, लेकिन वो पहले से ही सभी है। अब उन्होंने नया गठबंधन बनाया है इंडिया नाम से। हर एक आदमी की सोच ये है कि हमें इंडिया को वोट करें या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को वोट करें। अगर एनडीए को वोट करते हैं तो यही कहा जाता है कि आप मोदी को वोट कर रहे हैं। उस कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे, जो कैंडिडेट वहां खड़ा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा है, तो कह रहे मोदी को वोट करना है। और अधिकतर कैंडिडेट ये जो उस एरिया के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो भी यही कहते हैं, कैंडिडेट का तो हमें पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, हमारे पास तो कभी आया नहीं आया, लेकिन वोट हमने मोदी को करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनका वोट जा रहा है मोदी को, और इंडिया गठबंधन का जो वोट है वो जा रहा है राहुल गांधी को। अब देखना ये है कि वोट किसे किया जाए, राहुल गांधी को या मोदी को। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे एनडीए को वोट क्यों दें, क्यों ना इंडिया को दें, इंडिया को वोट दें और क्यों एनडीए को दें। ये दो चीजें सामने हैं, दोनों चीजों का अर्थ आज आप जानिए और उसके बाद कल फैसला कीजिए वोट किसे देना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया। कल दूसरे चरण के चुनाव है। बिल्कुल, बात लोगों के दिलो दिमाग में बैठी होती है, और खासकर जम्मू के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की तीसरे में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। पूरे भारत में भी इसकी बात करें तो वहाँ भी दूसरे चरण के चुनाव में बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं। अब यही एक सवाल सबके दिल में बैठा हुआ है, मोदी राहुल, राहुल मोदी, इंडिया एनडीए, किसे वोट करें और क्यों करें। देखिए आदर्श जी, मैं आपको एक एक्स आर्मी वाले की हैसियत से या एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है उसकी हैसियत से बात करूं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आपने कोई वोट करना है तो वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर आपको सोचना चाहिए। पर मुझे थोड़ा सा कहते हुए दुख भी है कि जो पैटर्न हमने आज तक देखा है, जो हमारी उम्र में या हमारी लाइफ टाइम में हमने जो देखा है, वो यही देखा है कि भारत के जो वोटर्स हैं वो इमोशनल तरीके से वोट करते हैं, ना कि सॉलिड पैरामीटर्स से या पर्टिकुलर रीजन से, या उसकी क्या रेमिफिकेशंस हो सकती हैं या उसके क्या नतीजे निकलते हैं, तो वो उसका कोई ध्यान नहीं करता। सिंपली जो है, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इतने इंटेलिजेंट तरीके से सिलेक्टिव पिकिंग करते हैं हर मुद्दे की, और भोली भाली जनता को मैं बोलूँगा, भोली भाली जनता तो नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी वो उनको बरगला लेते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो ठीक बात नहीं है। तो वोट किसको करना है बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें बड़े सारी चीज़ें आएंगी, परंतु आज मैं सिर्फ आपके साथ बैठ के एक ही चीज़ पे फोकस करूंगा कि मुझे वोट करना है इंडिया के लिए। मेरा भारत जो है 2047 तक, यानी कि जब सेंटेनरी हम मनाएं, इंडिया भारत गठबंधन नहीं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा ठीक, मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि 2047 में जब हम अपनी सेंटेनरी मनाएं तो हम एक विकसित देश होने चाहिए, और हम एक कंट्री होना चाहिए जो ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड पावर हो, यानी कि चाइना से भी आगे हो या अमेरिका से भी आगे हो। सोच तो कर ही सकते हैं, ना पहुंचे तो हम उनके बराबर तो हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के मैं आपसे सिर्फ आपके वोटर्स को कुछ यही बताना चाहता हूँ कि पहला, कि मोदी जी को वोट क्यों करना है। मेरा जो रिकमेंडेशन, अगर मैं कहता हूँ मोदी जी को वोट करना है तो क्यों करना है, वो इसलिए करना है क्योंकि मोदी जी का जो विजन है या जो उनका 10 साल का चिट्ठा है उसमें कमियां होंगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोदी जी कोई भगवान है, शिव जी का अवतार है कि उसने जादू छड़ी घुमाई तो सब कुछ हो गया। बहुत कुछ कमियां हैं, कोई शक नहीं, परंतु जो उन्होंने काम किए हैं, जो आगे जा रहे हैं और जिस लय पे जा रहे हैं, वो बहुत आगे है। वो शायद उतना कैलिबर जो है हमारी इंडिया ब्लॉक के लोगों के पास नहीं है। जो भारत को कहाँ ले जाना है वो विजन इनके पास है या इनकी टीम के पास है। अब वो कैसे करवा रहे हैं वो उनका है।
तो अब मैं यहाँ पे उनकी अच्छाइयाँ नहीं गिनाऊंगा, मगर सिर्फ ये बोलूंगा कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो उनको वोट कीजिए। अभी यहाँ पे आपको मैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कुछ ऐसे सिनेरियोज बताऊंगा जहां पे आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। कुछ कुछ पुराने जो हिस्ट्री के लेसन्स हैं जो बाकी देशों में घटनाएं हुई हैं उनके करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त कोई भी अभी जो चाइना के लोग हैं या इवन कैनेडियन हैं, खालिस्तानी हैं या यूके वाले हैं या इवन सीआईआई के लोग हैं जो इंडिया के एंटी हैं या इनमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट हैं, जैसे मान लो जॉर्ज सोरोस हैं और उनके चलाई गई कंपनियां हैं, या लेफ्टिस्ट बैठे हैं जो अपने कंट्री के अंदर वो पैसा लगा रहे हैं मोदी को इंश्योर करने के लिए कि इसको किसी तरीके से हराया जाए। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सब लोग जो हैं ये मोदी जी के अगेंस्ट नहीं है, ये सब लोग इंडिया के अगेंस्ट हैं। ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है एकदम एक सुपर पावर बने या इंडिया में खुशहाली आए, इंडिया खुल के बात करे और जो इनके इंटरेस्ट हैं उनको इंडिया दबा दे। तो इसलिए और उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि मोदी दोबारा पावर में ना लेकिन आए। एक बात है, मोदी पावर में ना आए। अब इसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। ईरान में जब भारत भी आजाद हुआ था, तो अगर आपको पता होगा वो इंडिया यूएसएसआर यूके राइवलरी थी, तो उस वक्त जो कहानी थी हमारी J&K स्टेट क्यों पाकिस्तान को जानी चाहिए थी एज पर ब्रिटिश, तो ब्रिटिश क्या थे जो पर्शियन रीजन है या इवन वेस्ट एशिया जो है, तो वो उस पूरे के पूरे रीजन में जितने भी ऑयल वेल्स थे, ऑयल फील्ड्स थी, वो सारी की सारी ब्रिटिश ओन थी। परंतु जो लोकल लोग थे वो उनको बड़ा दुख होता था कि 80% ऑयल जो है ब्रिटिश ले जाता है और इनको सिर्फ 20% मिलता है बिना किसी मुआवजे के, यानी कि एक किस्म की गुलामी ही थी। तो तब उस वक्त एक मोसडेक नाम के उनके एक प्राइम मिनिस्टर आए थे, 1951 में आए थे शायद वो, या 50 में आए थे, डेट आगे पीछे हो सकती है। वो भी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और जैसे आज मोदी जी सोच रहे हैं वो भी उसी तरीके से अपने कंट्री के बारे में सोचते थे। तो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया, उन्होंने कहा ब्रिटिश को बाहर निकालो, हम ईरान में नेशनलिज्म होना चाहिए, हम आगे अपने कंट्री को जन्नत बनाएंगे। तो उन्होंने सारी की सारी जितनी आपकी ऑयल फील्ड थी उनको नेशनलाइज करने का प्लान किया, यानी कि 100% ऑयल ईरान का होता, ईरान दुनिया को बेचता और ईरान खुशहाली में आता। अब जब ये हुआ तो ब्रिटिश सत्ते में आ गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एसेट था जो ब्रिटिश के हाथ से निकलने वाला था। तो ब्रिटिश ने उनकी जो MI6 है या उनके बाकी और जो एजेंसीज हैं उन्होंने पूरा जोर लगाया किसी तरीके से मोसडेक को हटाया जाए। जैसे आज इन्होंने मोदी को हटाने के लिए कहीं दंगे करवाते हैं, कहीं एंटी नैरेटिव चलाते हैं, कहीं वीडियो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कई चीज़ें करते हैं, वहाँ पे भी किया गया। परंतु वो मोसडेक जो थे वो इतने स्ट्रांग थे, इतने पॉपुलर थे कि उनको हटाना एकदम से इम्पॉसिबल था। तब ब्रिटिश ने क्या किया, गए USA के पास, बोला आपकी CIA है बहुत स्ट्रांग है, हम आपको देते हैं $1 मिलियन। $1 मिलियन कुछ भी नहीं होता था, आज के हिसाब से वो ट्रिलियंस में जाएगा, बट इट इज अ वेरी वेरी मीगर अमाउंट। और वो CIA ने मिलकर के जितने भी ईरान के सांसद थे उनको खरीदा, एकेडमिशियंस को खरीदा, ब्यूरोक्रेसी को खरीदा, आम आदमी को खरीदा, नैरेटिव चलाए और अल्टीमेटली क्या हुआ, मोसडेक को हराया। और हराने के बाद वहां पे उन्होंने एक रजा पहलवी, जिनको शाह ईरान बोला जाता है, वहां इंस्टॉल कर दिया गया। और वो थे अमेरिका के पिट्ठू। और फिर वो सारा जो ऑयल था वो उन्होंने फिर से लेना शुरू कर दिया और ईरान बेचारा गरीब का गरीब रह गया। उसीलिए 1979 तक एक कहानी चलती रही। और फिर वो आयतुल्ला खमैनी ने आके इस्लामिक रेवोल्यूशन किया और उसको ईरान को निजात दिलाई। और आज ईरान एक पावर ब्लॉक बनने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि वो रेडिकल इस्लामिस्ट के हाथ में पावर गई तो वो हमें कोई इतनी पसंद नहीं है। परंतु कहने का मतलब ये है कि मोसादेक को हटा दिया गया और ईरान को इतनी पीछे लेकर गए, कम से कम एक सेंचुरी ईरान पीछे चला गया। और अगर आप चाहते हैं कि भारत भी एक सेंचुरी पीछे जाए और 2047 में विकसित भारत ना बने, तो आप मोदी जी को हटा दीजिए, और अगर चाहते हैं बने तो आप मोदी जी को वोट दीजिए। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो यही कह रहे हैं क्या हम 2014 में हमें आज़ादी मिली, 2014 से पहले हमारे पास कुछ नहीं था, ना पहनने को था, ना खाने को था, ना रहने को था, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थी। क्या ये 10 साल में ही सब कुछ मोदी ने बना दिया? क्या उनका जो तर्क है कि हम जो है ये हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, बच्चे, इन सब की जो राजनीति है इससे बाहर होकर राज करेंगे, इसको लेके क्यों नहीं इंडिया गठबंधन को वोट किया गया? देखो, मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कहता कि 2014 से पहले कुछ भी नहीं था
और मोदी जी ने आगे क्रिएट किया। ऐसा मोदी जी कोई भगवान नहीं है, बट मैं ये जरूर कहूँगा हो सकता है इन्होंने कुछ पॉलिसीज शुरू की हों, पर इनके पास वो काबिलियत नहीं थी उन पॉलिसीज को अंजाम दे सकें। जो मोदी जी ने आगे बहुत उनको भी अंजाम दिया और अपनी नई फिलॉसफी भी चली और नई चीज़ें आई काफ़ी सारी, उनकी बात नहीं करते हैं। परंतु अब मैं इंडिया गठबंधन के लोगों की बात जो मैं कहूँगा कि इनको क्यों वोट किस बात पे मांग रहे हैं, ये लेफ्टिस्ट आइडियाज लाना चाहते हैं जो कि इवन अगर आप मैं बताऊं यूएसएसआर में भी नहीं चले। यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हुआ क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज आज की डेट में नहीं है। वो जैसे पहले जो उनके चलाने वाले थे स्टालिन लेनिन चला गए, वो चला गए, अब नहीं चलने वाला आगे। नंबर एक। दूसरा इनका कहना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो प्रैक्टिकल इशू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रैक्टिकल इशू नहीं है। फ्रीबीज भी प्रैक्टिकल इशू नहीं है। किसी भी इकोनॉमिस्ट से आप बात करें तो वो आप बताएंगे कि ये एक रेट्रोग्रेड मेजर है, इससे हमारी खुशहाली नहीं आती है। अभी फ्रीबीज का मैं आपको एग्जांपल उदाहरण देता हूं। दुनिया में वेनेजुएला एक कंट्री है जो आप मोस्टली आपके शायद मेरे दर्शकों में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका के अंदर, और सबसे बड़ी बात जो आप नहीं जानते होंगे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल वाला कंट्री है, ना कि वेस्ट एशिया। हम सब सोचते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस आर इन वेस्ट एशिया। नो, वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल है। अब वेनेजुएला को कैसे, अगर वो इतना खुशहाली के रखते हुए चला जाता तो अमेरिका के लिए थ्रेट बन रही थी। तो अमेरिकन ने क्या किया कि उन्होंने ऐसा बंदा, एक ऐसी गवर्नमेंट वहां इंस्टॉल करवाई अपनी मैकेनाइजेशन से, वही जो आज मोदी साहब के अगेंस्ट चला रहे हैं वो लोग, बहुत सारे चाइनीज, खालिस्तानीज और अदर्स इनमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट। तो उन्होंने करा के अपनी गवर्नमेंट इंस्टॉल कराई और उनके ऊपर बोला कि आप इतना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि उनकी जो इकोनॉमी की जो रीच है उसको लिमिट किया जा सके, यानी कि उनको एक खुशहाल नेशन बनने से रोका जा सके, एक पावरफुल ब्लॉक बनने से रोका जा सके। और वो गवर्नमेंट को अपने तरीके से चलाया। उन्होंने बोला चूंकि आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो आप लोगों को फ्री में अपना हेल्थ बांटिए, फ्री में ट्रांसपोर्ट दीजिए, फ्री में राशन दीजिए, फ्री में उनको घर बैठे बैठे कोई स्टाइपेंड दीजिए जो काम नहीं कर रहा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि वेनेजुएलन लोगों ने सबके सब जो लोग थे वो सबको फ्री मिल रहा है। अब मुझे फ्री मिल रहा है तो मैं काम क्यों करूंगा? कि ये हालत आ गई है कि वहां की जो लेडीज हैं उनको अपना जिस्म बेच के डिनर कमाना पड़ता है। अब इस सिचुएशन में आप जाना चाहेंगे? अगर आप जाना चाहते हैं तो इंडिया ब्लॉक को वोट दीजिए, नहीं जाना चाहते हैं तो मोदी जी को वोट दीजिए।